हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी के यानी कि समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को और उन्हीं सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जो पुस्तक है द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो एच.डी. लॉस्की। एच.डी. लॉस्की जो है इसके राइटर हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्ता में परंपरा और व्यवहार के नियमों के द्वारा क्या हो जाता है? तो पुरुषों की शक्ति जो होती है वो अधिक हो जाती है पितृसत्ता और परंपरा के व्यवहार के नियमों के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था? ये जो लाइन आगे दिया हुआ है, किसने कहा था कि पितृसत्ता जो है पुरुषों की सत्ता का स्थानांतरण है? ऐसा किसने कहा था? जी लर्नर ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जी लर्नर ने क्या कहा था कि पितृसत्ता जो है ये पुरुषों की सत्ता का स्थानांतरण है, यानी कि कहा था जी लर्नर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निर्माण में इनमें से कौन सा सर्वप्रथम तत्व है? तो किसी राज्य का निर्माण करने में, बनाने में, ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है सर्वप्रथम तत्व है। तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, ये तीनों जो है सर्वप्रथम तत्व है किसी भी राज्य का निर्माण करने में यानी कि बनाने में। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी तत्व। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन जातिवाद के निवारण का उपाय है? यानी कि जातिवाद को दूर करने का चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा उपाय है। तो जातीय संगठन जो होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, अंतर जातीय विवाह करना और सामाजिक शिक्षा, ये तीनों जो है जातिवाद के निवारण के यानी कि जातिगत को जो होता है इसको दूर करने के उपाय है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध किसने प्रयत्न किया था? भारतीय समाज की जो सामाजिक बुराई है इस बुराइयों के विरुद्ध किसने आवाज उठाया था, किसने इसको दूर करने का प्रयत्न किया था? तो इसको प्रयत्न किया था ज्योतिबा फुले ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में प्रयोग होता है? तो सामाजिक अध्ययन में जो है प्रश्नावली का प्रयोग होता है, साक्षात्कार का प्रयोग होता है, अनुसूची का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों का प्रयोग होता है सामाजिक अध्ययन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि चार ऑप्शन दिया इसमें से कौन सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है? सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो अवलोकन। अवलोकन जो है सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाली के द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है जो प्रश्नवाली के द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है जो कि शिक्षित हो, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन, यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हो इसमें से कौन एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो परियोजना कार्य का उद्देश्य कौन नहीं है? तो किसी समस्या का उन्मूलन करना जो है यह परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का एक चरण है? परियोजना कार्य का कौन एक चरण है? तो देखिए, अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधियों का निर्धारण और तथ्यों का संलयन, ये तीनों जो है परियोजना कार्य का एक चरण है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी चरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोध दिवस मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यवहार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून लागू हुआ था? बिहार में शराबबंदी कानून जो था कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को लागू किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ था? एंटी नारकोटिक एक्ट जो था ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट को पास किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया इसमें से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? नगरीकरण जो है किसको बढ़ावा देती है? तो गुणवत्ता को, प्रदूषण को, मैं की भावना को, इन सभी को नगरीकरण जो है बढ़ावा देती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया था? संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है इसको किसने विकसित किया था? तो M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को विकसित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट केस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा।
ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो लोग भी पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ मिलेगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके एग्जाम में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए वो आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन है इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो मात्र आप 20 रुपये पे करके, यानी कि 20 रुपीज़ पे करके इस पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं। इसका प्राइस जो है 20 रुपीज़ वो इसीलिए रखे हैं ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। अब पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पर आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से मात्र 20 रुपये पे कर देना है। और जैसे ही आप पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। यानी कि आपको पे भी इसी नंबर पे करना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद व्हाट्सएप पर बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है सोशियोलॉजी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको सोशियोलॉजी का पीडीएफ चाहिए। और इसको अच्छे से अगर कर लेते हैं पे करके, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आपके बुक से ही प्रश्न आएगा, बुक के किसी चैप्टर से आएगा और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न है इस पीडीएफ में वो ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो लोग भी बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो मात्र आप लोग 20 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। क्लास जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, यानी कि सभी धर्म जो होगा उसका सह अस्तित्व हो सकता है भारत में। और भारत में क्या है तो धर्मनिरपेक्षता है। अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, यही होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। उसके बाद होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जैसे कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक थे वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वेस्टरमार्क थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे। इसके प्रमुख समाजशास्त्री जो थे बेकोफ थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्याएं नहीं है। जनजातीय समाज की समस्याएं कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, छुआछूत जो है ये जनजातीय समाज की समस्याएं नहीं है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भूमि विलगाव, उसके बाद हो जाएगा भूमि विलगाव जो है जनजातीय समाज की समस्या जो है, लेकिन ये जो छुआछूत ये जनजातीय समाज की समस्याएं नहीं है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पा पर प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था, तो रिजले ने प्रस्तुत किया था जाति प्रथा की उत्पा पर प्रजातीय दृष्टिकोण को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो बुक है, बुक का नाम क्या है, तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये जो बुक है इस बुक के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो इसके लेखक और राइटर जो है वो धुरिये हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। धुरिये जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता आधारित हो तो उसे हम जाति कहते। ये जो कथन था ये कथन किसका था, तो कूले का ये कथन था, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं और ये कथन था कूले का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो बुक है, बुक का नाम है कास्ट क्लास एंड पावर। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेनई जो है ये कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समूह कौन सा है जिसकी की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है। वह समूह कौन सा है, तो वह समूह जाति है। जाति क्या होती है, ये एक ऐसी सदस्यता है जो कि जन्म से निर्धारित होती है और जन्म रहती है, इनके पूरे जन्म भर रहती है। लोग किस जाति का, ये पूरा जन्म भर उसे याद रहता है कि वो किस जाति का और उसे वही में उसी जाति में रहना पड़ता है।
पहला क्वेश्चन है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो भील नामक जनजाति जो है राजस्थान राज्य में निवास करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आपको बताने, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सोशियोलॉजी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति व्यवस्था का व्यासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कौन थे? तो रिजेल्ते जो थे, ये जाति व्यवस्था के व्यासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? किस जनजाति में जो है परीक्षा विवाह जो है प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में जो परीक्षा विवाह है ये प्रचलित है, यानी कि फेमस है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर का संबंध किस विवाह से होता है? महर का संबंध जो होता है, मेहर का संबंध जो होता है, ये होता है मुस्लिम विवाह से संबंधित, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम विवाह में मेहर दिया जाता है, जैसे दहेज दिया जाता है हिंदू विवाह में, वैसे मुस्लिम विवाह में मेहर दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो मुस्लिम विवाह में 3 प्रकार के, मुस्लिम समुदाय जो होता है, मुस्लिम समुदाय, इसमें 3 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, प्रचलित है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ वस्तुएं एवं सेवाएं मुद्रा में खरीदी एवं बेची जाती है? कहाँ पर जो वस्तु होती है वो सेवाएं, कहाँ पर जो वस्तु होती है उस सेवा में मुद्रा में खरीदी जाती है और बेची भी जाती है? तो बाजार में क्या होता है, कुछ भी सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह या प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे किस श्रेणी का नातेदारी कहा जाता है? उसे प्राथमिक श्रेणी की नातेदारी कहा जाता है। जिस व्यक्तियों के बीच में रक्त का यानी कि खून का या फिर विवाह या प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कहा जाता है प्राथमिक नातेदारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब व्यक्ति प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी होते हैं तो उसे किस श्रेणी के नातेदार को कहा जाता है? उसे कहा जाता है द्वितीयक नातेदारी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति जो होता है प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी में होते हैं, यानी कि जो आपके भाई होंगे, भाई के जो कोई और, जैसे आपके पापा है, पापा के जो बहन का शादी होगा, आपके जैसे फूफा होंगे, तो वो क्या लगेंगे? वो लगेंगे आपके द्वितीयक नातेदारी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति द्वितीयक नातेदारी का प्राथमिक नातेदार होता है तो इस श्रेणी की नातेदारी को क्या कहा जाता है? इसको तृतीयक नातेदारी कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय विवाह का स्वरूप क्या होता है? तो जनजातीय विवाह का जो स्वरूप होता है ये अंतर विवाह होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू समाज में किस प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो हिंदू समाज में जो अंतर विवाह ही प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था? तो समाजशास्त्र का जन्म वर्ष 1938 में हुआ था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रेजिलियंस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रेजिलियंस लाइफ पुस्तक, इसके लेखक कौन है? इसको लिखा किसने? दुखीम ने इसको लिखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दुखीम इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान जो है ये आरक्षित किया गया? तो अनुच्छेद 334 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति जो है इनके लिए क्या किया गया? सीट जो है वो आरक्षित कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन जाति व्यवस्था की देन है? जाति व्यवस्था की कौन सी देन है? तो जातिवाद जो है जाति व्यवस्था की देन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राय संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? संयुक्त परिवार जो इसका कर्ता कौन होता है? तो संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? तो उस घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, यानी सबसे बुजुर्ग पुरुष, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? संयुक्त परिवार का प्रकार क्या नहीं? तो व्यक्तिवादिता जो है संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति का आधार क्या है? जाति जो है इसका आधार क्या होता है? तो जाति किस तरह से होता है? जो जिस जन्म लेगा वही उसी जाति का होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आधार जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते? द्विज कौन नहीं कहलाते? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो शूद्र जो होते हैं द्विज नहीं कहलाते, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में ना आदिवासी आबादी जो सबसे ज्यादा है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसमें आदिवासी आबादी जो है सबसे ज्यादा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिवारों पर नगरीकरण के प्रभाव के कारण है? तो भारतीय परिवारों पर नगरीकरण के प्रभाव के क्या कारण है? तो देखिए, स्त्री पुरुष में समान स्थिति, ये जो है भारतीय परिवार में नगरीकरण के प्रभाव के कारण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 4 ऑप्शन में से कौन परिवार की विशेषता है? तो परिवार की विशेषता कौन है? तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है ये क्या है? तो ये सीमित जो परिवार की विशेषता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बहुपति विवाह किस जनजाति में पाई जाती है। बहुपति विवाह जो होता है किस जनजाति में पाया जाता है, तो ये होता है टोडा जनजाति में। ऑप्शन बी हो जाएगा, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह जो होता है ये पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चाचा जो होता है ये नातेदारी के द्वितीय श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या होता है। तो भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का जो बुनियादी आधार है वो जाति ही होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो भील जनजाति है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा भील जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है। तो संयुक्त परिवार की जो प्रकृति है किस तरह की प्रकृति होती है, तो समाजवादी प्रकृति होती है संयुक्त परिवार की, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दी फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखा है। फैमिली नामक पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है, तो बर्गस ए ब्लॉक ने। बर्गस ए ब्लॉक ने दी फैमिली नामक पुस्तक जो है इसके लेखक हैं बर्गस ए ब्लॉक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक में कौन प्रमुख है। यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक में कौन प्रमुख है, तो मार्गन जो है प्रमुख है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन नहीं है, चार ऑप्शन में सबको बताना है। तो आयु नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारों में कौन सा एक प्रकार नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारों में कौन जो चार ऑप्शन से इसका एक प्रकार नहीं है, तो समुदाय एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से जो चार ऑप्शन दिया इसमें से विशेषताओं में किसका संबंध जनजाति अर्थव्यवस्था से नहीं है। विशेषताओं में किसका संबंध जो होता है जनजाति अर्थव्यवस्था से नहीं होता है, तो मुनाफाखोरी का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जनजाति की एक विशेषता नहीं है। जनजाति की कौन एक विशेषता नहीं है, अस्पृश्य जो है ये जनजाति की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान समाज है। ऑप्शन बताना चार ऑप्शन से ये कौन सा आदिवासी समाज जो है मातृ प्रधान समाज है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संथाल जनजाति। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है। कृषि के लिए चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन परिवार अनुकूल है, तो संयुक्त परिवार जो है अनुकूल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नायार जाति में पाए जाने वाले विवाह होता है। नायार जाति में पाया जाने वाला जो विवाह होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन और इसका हो जाएगा ऑप्शन में डी में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या होता है। तो भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का जो बुनियादी आधार है वो जाति ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। तो परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा की जो उत्पत्ति है ये चार वर्णों से हुई है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाजार विनिमय की विशेषता होती है। बाजार विनिमय की विशेषता जो है ये क्या होती है, तो इसकी चारों विशेषता होती है, जैसे कि बहुजन प्रयोजन मुद्रा, उसका मांग की पूर्ति के द्वारा मूल्य निर्धारण और औपचारिक अनुबंध, ये तीनों क्या है, तो बाजार विनिमय की विशिष्टता होती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है। कौन एक जाति नहीं है, तो क्षत्रिय तो एक जाति नहीं है। क्षत्रिय जो होगा इसका जाति नहीं होगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और क्षत्रिय क्या है, तो जाति नहीं है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ब्राह्मण, मुंडा, अग्रवाली सब क्या है, तो जाति का नाम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण जाति व्यवस्था की प्रतिष्ठा किस पर आधारित होती है। तो संपूर्ण जाति व्यवस्था की जो प्रतिष्ठा होती है वो वैश्य पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनजातीय समानता किस स्थान पर निवास करती है। ये जनजाति होती है समानता किस स्थानों पर निवास करती है, जंगल में, पहाड़ियों पर निवास करती है जनजाति सब, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सामाजिक वैज्ञानिक ने कहा था कि बाजार का महत्व सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था अल्फ्रेड गेल ने। अल्फ्रेड गेल ने कहा था कि बाजार का जो महत्व है सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अल्फ्रेड गेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है परिवार एक विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। विवाह एक संस्था है, परिवार वह समिति है जिसके संस्था सम्मिलित होती है। ऐसा किसने कहा था,
ये लाइन किसने कहा था, तो ऐसा कहा था रिवर्स ने या फिर मेलोनोविस्क ने, इसके बाद क्या है, उसके बाद है लोबी ने या फिर विस्टर मार्क ने, तो ऐसा कहा था मेलोनोविस्क ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। मेलोनोविस्क ने क्या कहा था कि परिवार एक विवाह पूरक अवधारणा है, विवाह एक संस्था है, परिवार वह समिति है जिसमें संस्था जो होता है वो सम्मिलित होती है, और ऐसा किसने कहा था, मेलिनोव्स्की ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक परिवारों में नातेदारी माता या पिता दोनों जन्म के परिवारों के साथ जोड़ी जाती है, ऐसे परिवार को कहते हैं, तो ऐसे परिवार को कहते हैं द्विपक्षीय समूह। ऑप्शन बी हो जाएगा। और सिंपल सा क्वेश्चन था कि आधुनिक परिवार में, कि अभी के परिवार में नातेदारी में माता या पिता दोनों के जन्म के परिवारों के साथ जोड़ी जाती है, ऐसे परिवार को कहा जाता है द्विपक्षीय समूह। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति का मानक नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जाति का मानक कौन है, तो अंतर विवाह जो है जाति का मानक नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नातेदारी व्यवहार की उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें कि बुआ की विशिष्ट भूमिका होती है, तो उसको कहा जाता है पितृविधेय। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नातेदारी व्यवहार की उस प्रथा को जिसमें कि बुआ की विशिष्ट भूमिका होती है उसे कहा जाता है पितृविधेय। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था, तो भारत में नातेदारी व्यवस्था का जो अध्ययन है वो कर्व ने किया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया नामक पुस्तक के संपादक कौन है, लेखक कौन है। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो पैट्रिसिया ओबराय जो है इसके लेखक है, राइटर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जाति प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक है रिजेल है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति यानी कि जो कास्ट है, जाति यानी कास्ट, मूल शब्द कास्ट किस भाषा से शब्द है, यानी कि जो कास्ट शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाल का शब्द है, पुर्तगाली का शब्द है जाति यानी कि कास्ट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा था कि धर्म जो है किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ऐसा कहा था टाइलर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइलर ने कहा था कि धर्म जो है किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, चाची नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो चाची जो होती है नातेदारी के द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो देखिए धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रति, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है ये हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है। उत्तरी पूर्वी भारत की जनजाति, चार ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है, तो देखिए नागा जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की है, कुकी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की है, खस जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की, लेकिन बोडा जनजाति जो है ये तो उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह है एक, तो मुस्लिम विवाह जो होता है एक समझौता होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जिसमें कि मेहर के द्वारा समझौता किया जाता है। मुस्लिम विवाह क्या हो जाता है, एक समझौता होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समाज में हट विवाह का प्रचलन है, ऐसा कौन सा समाज है जिसमें कि हट विवाह का प्रचलन है, तो जनजातीय समाज में जो है हट विवाह का प्रचलन होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहपलायन विवाह एक प्रकार का विवाह, यानी कि सहपलायन विवाह जो है किस प्रकार का विवाह, तो जनजातीय समाज में तो होता है सहपलायन विवाह, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवीक्षा विवाह एक प्रकार का है, तो परिवीक्षा विवाह जो है किस प्रकार का होता है, तो जनजातीय समाज में होता है परिवीक्षा विवाह। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विवाह और परिवार किसने लिखे, भारत में परिवार और विवाह जो है इसके पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो के.एम. कपाडिया ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। के.एम. कपाडिया ने भारत में विवाह और परिवार को लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने समाज की सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया, किस विद्वान ने ना समाज के सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया, तो मैकाइवर पेज ने किया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग व्यवस्था है एक, तो वर्ग व्यवस्था जो है किस तरह की व्यवस्था है, तो खुली व्यवस्था है वर्ग व्यवस्था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा है, तो सोसाइटी इन इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक है मेंडलवम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंडलवम जो है सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार ऑप्शन में से कौन बंद स्त्रीकरण का उदाहरण कौन सा है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि बंद स्त्रीकरण का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए जाति जो होता है ये बंद स्त्रीकरण का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं, निम्न में से चार ऑप्शन में से कौन से कारक जो होते हैं भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं, औद्योगिकरण, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर जो है कौन है? तो पशु चारण स्तर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इनके चार ऑप्शन में से कौन एक वर्ग नहीं है? कौन एक वर्ग नहीं है? तो देखिए ऊपर ही देख चुके हैं, ब्राह्मण जैसे क्षत्रिय वर्ग नहीं होता है, वैसे ब्राह्मण भी वर्ग नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर, शिक्षक, वकील ये सब क्या होता है? वर्ग होता है। ब्राह्मण एक वर्ग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर पेज है। मैकाइवर पेज जो है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चार ऑप्शन में से किसने धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा को प्रस्तुत किया था? धर्म के समाजशास्त्रीय अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? दुथिम ने प्रस्तुत किया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक है? चार ऑप्शन सबको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है। तो देखिए, तकनीकी, जनसंख्या और संस्कृति, ये तीनों जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी माना है? मार्क्स जो है इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी माना है? तो आर्थिक कारक को, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खासी नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो खासी नामक जनजाति जो होती है ये मेघालय में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, मेघालय में निवास करती है खासी नामक जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मामा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मामा जो होता है ये नातेदारी के तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, विनिमय विवाह का स्वरूप किस समाज में प्रचलित है? तो विनिमय विवाह का जो स्वरूप होता है ये आदिवासी समाज में प्रचलित होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम महिला तलाक के पर आधारों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मुस्लिम तलाक पर आधारों का जो संरक्षण था ये पारित कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1986 में मुस्लिम तलाक पर अधिकारों का जो संरक्षण था ये हुआ था पारित, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? J.S. घुरिये हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम को पारित किया गया था? तो वर्ष 1956 में हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम जो था इसको पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू किंशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदू किंशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो K.M. कपाडिया जो है ये हिंदू किंशिप नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, G.P. मॉर्डक ने कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया है? कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया किसने? तो G.P. मॉर्डक ने। कितने प्रकार के? तो 33 प्रकार के, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुआ है? आदिम समाज जो है इसमें जादू के कौन से प्रकार के सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुआ है? तो सफेद जादू, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन नहीं है चार ऑप्शन में से? तो मुसहर ये भी अनुसूचित जाति है, दुशाद ये भी जनजाति अनुसूचित जाति है, और रजक ये भी अनुसूचित जाति है, लेकिन धनुक जो होता है अनुसूचित जाति नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? तो युवा संगठन जो होता है ये आदिम समाज में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? बिटलाहा परंपरा जो है किस समाज में पाई जाती है? तो आदिम समाज में पाई जाती है बिटलाहा परंपरा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून को पास किया गया था? तो वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा कानून जो था इसको पारित किया गया था, पास किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, संभव हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था, उन्मूलन हुआ था, ये किनके प्रयासों से संभव हो पाया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हो पाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्न में से, यानी कि चार ऑप्शन में से किनके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ था? तो विधवा विवाह कानून जो था ये भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पारित हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि विधवा विवाह को पारित जो हुआ था ये किसके प्रयासों से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के, ये तो हुआ था ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। इसमें ईश्वर चंद विद्यासागर है तो पहले आप लोग ईश्वर चंद विद्यासागर लगाए, क्योंकि ऑप्शन में अगर रहेगा राजा राम मोहन राय तो आप लोग पहले ये
ये लगाइएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी रहेगा तो पहले ये लगाइएगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं रहे किसी ऑप्शन में तो आप लोग इसको राजा राम मोहन राय भी आप लोग लगा सकते हैं, समझ गए। इनके भी प्रयास थे, लेकिन ज़्यादा इनके प्रयास थे ईश्वरचंद विद्यासागर के, इसलिए अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ईश्वरचंद विद्यासागर तो आप लोग इसका ऑप्शन में डी लगाएगा, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो लगेगा। लेकिन ऑप्शन में अगर ये दिया नहीं रहे तो आप लोग राजा राम मोहन राय भी लगा सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन यानी कि अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, उसका विधवा विवाह कानून जो पारित हुआ था ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। और सेकंड ऑप्शन में हुआ था मतलब दोनों के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के भी प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो था ये वर्ष 1975 से 85 में मनाया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस क्षेत्र के युवकों को रोजगार प्रदान करती है? तो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के युवकों को रोजगार प्रदान करती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ होता है। तो जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा जो है जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? अनुसूचित जनजाति के कल्याण के हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण जो है ये सबसे महत्वपूर्ण ढंग से काम करता है? तो भारतीय आदिम जाति सेवा संघ यानी कि ऑप्शन डी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा अल्पसंख्यक समूह का सबसे छोटा है? कौन सा है? तो जैन जो है सबसे छोटा जाति है यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर सुधार आंदोलन कार्य किसने किया था? तो मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर सुधार आंदोलन का जो काम था ये सैयद अहमद खान ने किया था यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्वाग्रह की सीख सर्वप्रथम किस व्यक्ति पूर्वाग्रह की जो सीख है सर्वप्रथम व्यक्ति को कहाँ से होती है? पूर्वाग्रह की जो सीख होती है व्यक्ति को सबसे पहले परिवार से होती है यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्वाग्रह लोगों के किस स्तर को प्रभावित करता है? तो पूर्वाग्रह जो है लोगों के व्यवहारिक स्तर को प्रभावित करता है यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारतीय नारियों की नहीं है? भारतीय नागरियों की कौन सी समस्या नहीं है? तो लिंग समानता जो है भारतीय नारियों की समानता नहीं है यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अत्याचार निरोधक अधिनियम को कब लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अत्याचार निरोधक कानून अधिनियम को पारित किया गया था। समझिए ऑप्शन बी हो जाएगा 1989 में। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का संबंध किससे होता है? तो जाति प्रथा से अस्पृश्यता का संबंध होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? भारत में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत जो होते हैं जातीय अल्पसंख्यक नहीं आते हैं यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यानी कभी के समय भारत में जनजातियों की सर्वप्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो संस्कृति ग्रहण पर संस्कृति ग्रहण करना जो है वर्तमान समय में यानी कभी के समय में जनजातियों की सर्वप्रमुख समस्याएं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों पर अधिकृत अनुसूचित कब घोषित की गई थी? ये घोषित की गई थी वर्ष 1935 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची जो थी ये सन 1935 में घोषित की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता के मुख्य कौन कौन से आयाम होते हैं? अस्पृश्यता के मुख्य कौन कौन से आयाम होते हैं? तो देखिए और इसका आयाम होता है शोषण का। ऑप्शन सी हो जाएगा। शोषण जो होता है ये अस्पृश्यता के मुख्य आयाम होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकारी स्कूल में दलितों को दाखिल कराने के लिए अधिनियम जो था कब बनाया गया था? तो 1849 में यानी कि 1849 में सरकारी स्कूल में दलितों को दाखिल करवाने के लिए अधिनियम जो था इसको बनाया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखिका हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन्होंने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है? किन्होंने ना चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दिया? तो मर्टन ने दिया सीमांत व्यक्ति की अवधारणा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंडल आयोग संबंधित है। तो मंडल आयोग जो है किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है मंडल आयोग यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से चार ऑप्शन में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है? तो भारत का जो केरल राज्य इसमें ईसाइयों का जो
सर्वाधिक है, यानी कि भारत में भारत के जो केरल राज्य ईसाइयों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है भारत के केरल राज्य में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक समाजों एवं जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्राय निम्न में से किस आधार पर की गई है? तो ये किस आधार पर की गई? तो भौगोलिक पृथक्करण के आधार पर की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा निहित होती है? तो स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो होती है वो निहित होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संदर्भ समूह की अवधारणा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2001 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो विकलांगता के जो है 3 प्रकार बताए गए 2001 की जनगणना रिपोर्ट में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कब लिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1992 में लिया था। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का जो निर्णय है ये उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 में लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सन 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत होती है? कितना प्रतिशत होती है? तो 15.74% होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत है? भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो प्रावधान है इस संविधान के 335वें धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए किन आधारों को स्वीकार किया था? तो मंडल आयोग ने सामाजिक आधारों को स्वीकार किया था अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सामाजिक आधारों को। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्ति में दी जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो 15% आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो भारत में मंडल आयोग की जो नियुक्ति है ये कब किया गया था? तो सन 1979 में भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब लिया था? तो सन 1992 में लिया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का जो निर्णय है ये उच्चतम न्यायालय ने सन 1992 में लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक विषमताओं के विस्तार का अध्ययन किया है? किस लेखक ने, 4 ऑप्शन आपको बताना है, इन्होंने सामाजिक विषमताओं के विस्तार का अध्ययन किया है? तो आनंद बिताई ने। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आनंद बिताई ने सामाजिक विषमताओं के विस्तार का अध्ययन किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है संस्थागत विशेषता। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे कहा जाता है संस्थागत विशेषता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1992 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने तथा सभी नियुक्तियों को समान अवसर पाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में विकलांगों में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की है? भारत में विकलांगों की सबसे अधिक संख्या जो किस श्रेणी की है? तो दृष्टिहीन लोगों की श्रेणी की। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकलांग लोगों की कृत्रिम अंग निर्माण निगम किस नगर में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में विकलांग लोग जो हैं उनकी कृत्रिम अंग का जो निर्माण का निगम है वह किस नगर में स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम जो था इसको पारित किया गया था सन 1955 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 1955 में भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है?
भारत में किसे, चार ऑप्शन में सबको बताएं, अल्पसंख्यक माना जाता है? तो देखिए मुस्लिम, सिख और ईसाई तीनों को जो है भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुने। स्त्रियों के सर्वप्रथम कारण कौन है? चार ऑप्शन में सबको बताएं। और शिक्षा जो है स्त्रियों की सर्वप्रथम कारण है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, और शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से यानी चार ऑप्शन में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं? किस राज्य में? तो जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। जैसे कि पूरे भारत में क्या है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब क्या है, तो अल्पसंख्यक है पूरे भारत में, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पर कि हिंदू जो है वही क्या है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में किसे रखा जाता है? तो उद्योग जो होता है इसको द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकेतिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? कब शुरू हुआ था समकेतिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 1977-78 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि नागरिकता एक जीवन पद्धति है? किसने कैसा कहा था कि नागरिकता जो है एक जीवन पद्धति है? इसके चार ऑप्शन में से बताना किसने कहा था, तो विर्थ ने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब सती प्रथा निषेध अधिनियम को पारित किया गया था? ये तो ऊपर ही देख लेते कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था, लेकिन ये अंत हुआ कब था? तो सन 1829 में, 1829 में, 1829 में सती प्रथा अधिनियम को पारित किया गया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था? तो 1875 में, सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ था? स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम जो था इसको सन 1956 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांव से लोगों का शहर की ओर जाना और शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नगरीकरण, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। गाँव के लोग जो होते हैं शहर की ओर जाते हैं और शहरी मूल्यों को अपनाते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? तो नगरीकरण कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि केवल उत्पादन में होने वाली वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने वाली आधुनिकीकरण ही नहीं है? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है कि किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था कि केवल उत्पादन में होने वाली वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आधुनिकीकरण नहीं है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जो है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ब्राह्मीकरण की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी? तो श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी ब्राह्मीकरण की अवधारणा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया किस विचार को अधिक प्रभावित करता है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रक्रिया है ये किस विचार को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसमें ऑप्शन पवित्रता, अपवित्रता, पवित्रता, ये कोई नहीं होगा, ऑप्शन इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सूचना के अधिकार के अधिनियम को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र के में रूपांतरित होने वाला पहला देश कौन है? तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने वाला जो पहला देश है वो ब्रिटेन है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन डिक्टेटेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन में सबको बताना है, तो इसके लेखक है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक है। देखिए बुक वाला जितना नाम बताना है कि किस पुस्तक के कौन राइटर, ये तो फिक्स है, इसको तो आप लोग याद किसी भी तरीके से करिए लीजिएगा। ये बुक वाला क्वेश्चन जो है हर एक साल पूछा ही जाता है कि इसके राइटर कौन है, उसके राइटर कौन है। जैसे कि पूछा जाएगा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही जाता है और इस साल भी पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो शोभित जैन है। शोभित जैन जो है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो देखिए औद्योगिकरण जो होता है, इतना जो फैक्ट्री सब लगाया जा रहा है, इसके कारण कौन सा प्रदूषण होता है नगरों में, शहर में? तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, क्योंकि फैक्ट्री चलता है तो आवाज़, उससे मशीनों से आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलता है। धुआं से क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। वो जो क्या होता है, उसका फैक्ट्री का जितना भी कचरा होता है वो नदी में बहा जाता है, बहा दिया जाता है, तालाब में बहा दिया जाता है, इससे क्या होता है? जल प्रदूषण भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। औद्योगिकरण के फलस्वरूप यानी कि
कि औद्योगिकरण के कारण ये सभी तरीके का प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम को कब पारित किया गया था? दहेज नहीं लेना, इस अधिनियम को कब पारित किया गया था? दहेज निरोधक अधिनियम को तो वर्ष 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? भारत में सबसे पहले सती प्रथा के विरुद्ध में आवाज किसने उठाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ था? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो था सन 1929 में ही लागू हो गया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 1929 सन 1929 में ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम को लागू कर दिया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे? ऐसा किसने कहा था? तो बर्गल ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्गल ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में जो बदलने की प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग नगरीकरण कहेंगे, ऐसा कहा था बर्गल ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की अनुसार निम्न जातियों में से किस जाति के व्यवहार का अनुसरण करती है? तो द्विज जाति के अनुसरण करती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नगरीयता जीवन का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था वर्थ ने, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नगरीयता जो है जीवन का एक तरीका है जबकि नगरीकरण जो एक प्रक्रिया है, और ऐसा कहा था वर्थ ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौकीकरण किसकी देन है? भारत में लौकीकरण जो है किसकी देन है? तो अमेरिकी की देन है, अमेरिका की देन है भारत में लौकीकरण। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण को समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रक्रिया के रूप में किसने स्पष्ट किया था? इसको किसने स्पष्ट किया था? और डैनियल लर्नर ने इसको स्पष्ट किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? औद्योगिक समाज में परिवार जो है किस प्रकार की इकाई होती है? तो उपयोग प्रकार की इकाई होती है औद्योगिक समाज में परिवार। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तव में संस्कृतिकरण किस अवधारणाओं को स्पष्ट करता है? तो वास्तव में संस्कृतिकरण जो है ये ब्राह्मीकरण, संस्कृतिकरण, अग्रिम समाजीकरण एवं अनुकरण, इन सभी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है वास्तव में संस्कृतिकरण, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के कारण समाज में किस वर्ग का उदय हुआ था? पश्चिमीकरण के कारण समाज के किस वर्ग का उदय हुआ था? तो उच्च वर्ग का उदय हुआ था पश्चिमीकरण के कारण समाज में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीकीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ग्रीकीकरण जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र में होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग के आरंभ यानी कि शुरू में होने को औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति मानी जाती है? किसको मानी जाती है? तो चमड़ा उद्योग को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चमड़ा उद्योग जो है इसको आरंभ में यानी कि शुरू में होने वाले औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब औद्योगिक क्रांति हुई कब थी? कई बार हम लोग सुन चुके हैं औद्योगिक क्रांति, लेकिन औद्योगिक क्रांति हुई कब थी? औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? 1767 में, 1676 1767 में औद्योगिक क्रांति जो है इसका सूत्रपात हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण का इतिहास किस शताब्दी से आरंभ होता है? भारत में औद्योगिकरण का जो इतिहास है किस शताब्दी से आरंभ होता है? तो 20वीं शताब्दी से भारत में औद्योगिकरण का जो इतिहास है इसलिए आरंभ होता है, शुरू होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संपदा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन सकता है? किस संपदा के आधार पर भारत जो है पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन सकता है? तो जनसंपदा के अनुसार, यानी कि जब जनसंपदा के आधार पर भारत जो है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन सकता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। जन मतलब लोगों के संपदा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों ने आधुनिकीकरण को किस शब्द के पर्यायवाची माना है? तो विद्वानों ने औद्योगिकरण इसको भी नहीं होगा, नवीकरण पश्चिमीकरण इसी भी नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा ना, इनमें से आधुनिकीकरण की विशेषता है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि आधुनिकीकरण की कौन सी विशेषता है? तो अधिक सहभागिता जो है आधुनिकीकरण की विशेषता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की प्रेरणा होने से, आधुनिकीकरण की जो प्रेरणा है ये होने से समाज में कितने प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं? तो उत्पन्न होती एक ही प्रकार की अवस्थाएं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आधुनिकीकरण जो हो गई है इसकी प्रेरणा के कारण समाज में एक प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन इसका एक हो जाएगा।
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण के कारक हैं, तो नगरीकरण के कारक कौन है, तो औद्योगिक विकास, व्यवसायिक गतिशीलता, भौतिकवादी संस्कृति, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये नगरीकरण के कारक हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े नगरीय क्षेत्र के निकाय को कहा जाता है, तो बड़े नगरीय क्षेत्र के निकाय को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम कहा जाता है। बड़े नगरीय क्षेत्र के निकाय को ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्वान ने किसकी गतिशीलता व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण का उपयोग किया था, विद्वान ने किसकी गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए संस्कृति शब्द जो संस्कृतिकरण है इसका उपयोग किया था। जाति व वर्ग दोनों की गतिशीलता का उपयोग करने के लिए विद्वान जो थे उन्होंने गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण का उपयोग किया था, जाति और वर्ग दोनों की गतिशीलता को करने के लिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, कौन सी दशा जो चार ऑप्शन सबको आता है ये जो है ये समाज की औद्योगिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन में क्या आता है हस्तशिल्प का विकास, क्या हस्तशिल्प का विकास, उसके बाद क्या बड़ी मात्रा में उत्पादन, तो ये हो जाएगा हस्तशिल्प का विकास भी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो गया, क्योंकि औद्योगिक समाज की विशेषता कौन है, तो हस्तशिल्प, क्योंकि हाथ से बनाया गया जो होगा सामान वो तो नहीं होगा औद्योगिक समाज की विशेषता, यानी कि वो तो फैक्ट्री में नहीं बनाया जाएगा, हाथ से बनाया जाएगा, घर में बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है, किस लेखक ने ऐसा लिखा है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारत में एम.एन. श्रीनिवास ने जो भारत में सामाजिक परिवर्तन है इसकी प्रक्रिया को विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया, एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी दशा उपनिवेशवाद का परिणाम है, भारत में कौन सी दशा जो है ये उपनिवेशवाद का परिणाम है। उपनिवेशवाद क्या होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोग को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद का परिणाम है, चार ऑप्शन आपको बताना है। वैज्ञानिक शिक्षा का जो आरंभ है ये उपनिवेशवाद का परिणाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दशा भारत में नगरीकरण का परिणाम नहीं है, कौन सी दशा जो है भारत में नगरीकरण का परिणाम नहीं है, तो अनौपचारिक संबंधों में वृद्धि, ये जो है भारत में नगरीकरण का परिणाम नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा उपनिवेशवाद किस दशा का परिणाम है, तो उपनिवेशवाद जो होता है साम्राज्यवाद का परिणाम होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण होता है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप यानी कि औद्योगिकरण के कारण नगरों में किस तरह का प्रदूषण होता है। तो देखिए औद्योगिक, ये तो ऊपर ही देख लेते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण होता है औद्योगिकरण फैक्ट्री के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा जो है सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य जो है इसमें नगरीकरण की जो मात्रा है शहरी मात्रा जो सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन ऊपर भी देखे थे तो फिर से देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों को एक समान देखना, सभी धर्मों को एक समान सम्मान देना, विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों का प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि समाजशास्त्र के यानी कि सोशियोलॉजी के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।